नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेद सलाह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, कभी भी डेट अनाउंस हो सकते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो भी ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके आधार पर यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है यह कि महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है। तो महाभाष्य जो है दोस्तों, दर्शन शास्त्र, काव्य, व्याकरण या खगोल शास्त्र। तो महाभाष्य की रचना आप सभी जानते हैं कि पतंजलि द्वारा की गई है। पतंजलि द्वारा जो है महाभाष्य की रचना की गई है। तो यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो पशुपालन के प्रमाण की बात कर ले दोस्तों, तो पशुपालन का जो प्रमाण है वह हमें बागौर या राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, तो वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, अगर हम सटीक जानकारी, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो यह एक पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, आप कंफ्यूज जाएंगे, उपरोक्त सभी लगाएंगे, लेकिन यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो है पुरातात्विक खुदाई यहाँ पर सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की, इंद्रदेव की, वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। त्रिमुखी देवता की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, तो उसी से हमें पता चलता है पशुपति की पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे। ठीक है, जो देवता थे उनका रथ जो है बकरे द्वारा खींचा जाता था। इसका वर्णन किस देवता के लिए किया गया है, वो भी ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में एक पूषण नाम के देवता थे। ठीक है, उनका रथ जो है बकरे द्वारा खींचा जाता था, ऐसा लिखा गया है। छठवां क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगढ़। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही वाला ऑप्शन है वह हो जाएगा ऋषि गौतम। ठीक है, तो ऋषि गौतम जो है माधव राजा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो भारत में आस्तिक नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है दोस्तों, सातवां प्रश्न हमारा यहाँ लगा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चारों ऑप्शन दिखाता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। तो वेदों की प्रमाणिकता में आस्था में यह दर्शाता है। ठीक है, भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदायों में लक्षण दर्शाता है। आस्तिक का मतलब ईश्वरवादी और नास्तिक का मतलब अनिश्वरवादी होता है, इतना जानते होंगे। ठीक है, तो हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। ये 200 क्वेश्चन का एक पूरा सेट है। 8वां क्वेश्चन हमारे यहाँ लगा हुआ है, जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या क्या है दोस्तों, देखिए 2 कथन दिए गए हैं। जैन के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। जैन के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, अद्यतन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्व बोली है जिसे अर्धमागधी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, या तो एक न सही है, दोनों। तो ये कूट वाला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला सही है। तो जैन के पवित्र ग्रंथ को जो है सिद्धांत या आगम कहा जाता है, यह पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा वाला बात बिल्कुल गलत है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन ओनली 1 सही हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बौद्ध धर्म में निम्न में से किसकी विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। तो हिंदू धर्म के, वेद के, ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के, या व्यापक रूप से प्रचलित मांस सेवन की प्रथा से। देखिए दोस्तों, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म था वह जो है ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के जो है विरुद्ध बात करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक बौद्ध शाखा इस धर्म प्रचार का भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था। कौन एक बौद्ध शाखा था जो इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था। तो क्या ब्रजयान था, महायान था, कापालिक था या हीनयान था। देखिए दोस्तों, जो महायान था
ठीक है, वह जो है भारतीय सीमा से बाहर भी प्रचार करता था, इसलिए उसका उत्तरदायी जो है इसे ही माना गया कि महायान शाखा जो है भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा किसमें दी गई है दोस्तों? बृहद कथा, गाथा सप्तशती, मुद्रा राक्षस, वासवदत्ता। मुद्रा राक्षस, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। मुद्रा राक्षस आप सभी जानते हैं यह किसकी रचना है? तो यह विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, विशाख दत्त की रचना है यह मुद्रा राक्षस। 12वां क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की है? तो धर्म महाराज की उपाधि किसने धारण की है? अग्निमित्र, प्रवरसेन, प्रथम हर्ष या धर्मपाल। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है, प्रवरसेन प्रथम ने ही धर्मराज की उपाधि, महाधर्मराज की उपाधि जो है धारण की। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था वो उसका शासनकाल किसका तब कम था? तो ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या अहमद शाह। देखिए दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका जो बहादुर शाह प्रथम था वह जो है मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। ठीक है, तो इसमें क्या बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत जो है जहांदार शाह बना, तो इसका जो वास्तविक उत्तरदायी हो जाता है वो अब जहांदार शाह हो जाता है, ये बनता है। लेकिन इसकी तत्काल में उसके बाद तुरंत मृत्यु हो जाती है, 1 साल भी यह नहीं रह पाता गद्दी पर। लेकिन जो उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वह बैठता है जहांदार शाह, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। राजा राम मोहन राय एवं रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचारों के सहभागी थे? तो राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों की बात करता है कि वो किसके सहभागी थे, किस में आस्था रखते थे। यहाँ पर ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीयता पर, मूर्ति पूजा के विरोध पर, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास या उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो राजा राम मोहन राय हूँ या रविन्द्रनाथ टैगोर हूँ, यह अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा को भी मानते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध भी इनमें था, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास भी था इनका। इस वजह से हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से सही यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय थे? गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले या ज्योतिबा फुले। तो लोकहितवादी हम किसे कहते हैं दोस्तों, बताइए आप। तो लोकहितवादी के नाम से हम गोपाल हरि देशमुख को जानते थे, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न युगों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, हंटर आयोग 1882, हंटर आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सर्जेंट शिक्षा योजना 1915 या हॉर्टांग समिति 1929। तो इसमें यह बताना है कि कौन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, हॉर्टांग समिति 1929 का है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, हंटर आयोग जो है 1882 का, यह भी सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 यह भी सही है। लेकिन यह जो सर्जेंट शिक्षा आयोग है यह गलत है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो 1915 दिया हुआ है। जो सर्जेंट आयोग आया था दोस्तों, यह सर्जेंट आयोग 1944 में आया था। 1944 में सर्जेंट आयोग आया था। अगला देखिए, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानना है। तो सही अनुक्रम क्या है, पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? देखिए, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। ये क्रम वाइज हमें लगाना है। ऑप्शन क्या दिए हैं? 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 1 2 4, 4 3 2 1। तो चलिए घटनाओं का सही क्रम हम लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हमारा क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, 1 नंबर, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 2 नंबर। ठीक है, फिर तीसरा क्या हुआ था हमारा? तीसरा सूरत विभाजन था। और चौथा क्या था? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण था। तो बंगाल विभाजन, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन, राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3124 वाला, 3124 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। तो होम रूल लीग की बात करता है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने दिया था आंदोलन, तो ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या तिलक। तो सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना या प्रारंभ किसने किया था, तो एनी बेसेंट द्वारा किया था। उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। उन्होंने बताया कि यह जो भूल है यह हिमालय जैसा भूल है। इस घटना को किस घटना, चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर या राजकोट सत्याग्रह। तो आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा घटना हुई थी, ठीक है। तो उसी के कारण जो है महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल बताया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना का संबंध नहीं है, ठीक है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 1918 में यूपी किसान सभा का जो गठन हुआ था उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, या उसकी स्थापना में उन्होंने भाग नहीं लिया था। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो यूपी किसान सभा में जो है जो स्थापना हो रहा था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी का भी नाम आता है, ठीक है, मदन मोहन मालवीय का भी नाम आता है और गौरी शंकर मिश्रा का भी नाम आता है। तो वो कौन से व्यक्ति थे जो यूपी किसान सभा में शामिल नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है शामिल नहीं थे, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जो हमारा 1932 में आयोजित हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। देखिए 1900, ये हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। पहला 29, 30, 31, 32। तो 30 से हमारा स्टार्ट होता है, 30, 1930, 1931, 1932। तीसरा हमारा जो है गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी, ठीक है। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में या फिर लखनऊ के अधिवेशन में। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन रहता है वो हो जाता है नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस ने जो है 1920 में जो है 1920 में नागपुर के अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी जो है नीति को घोषित किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है यह पूछ रहा है, तो 3 इसमें सही होंगे, एक सही नहीं होगा। तो कौन सा सही है देख लेते हैं पहले, तो सही वाले को देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही क्या है, प्रांतीय समूहीकरण, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही बात है, कैबिनेट मंत्रिमंडल में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, संविधान निर्माण, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति वहाँ पर नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई थी। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा व्यवस्था का वर्ष पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको बताना है किस वर्ष में जो है हुआ था, 1833, 53, 1858 या 1882 में। देखिए वह चार्टर एक्ट पूछ रहा है जिसमें जो है यह बताया गया, सिद्धांत बताया गया था। देखिए दोस्तों 1800 जो 53 का चार्टर एक्ट है, यानी बी वाला ऑप्शन जो है सही है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में जो है पूर्व नागरिक सेवा में समस्त नियुक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक द्वारा किया जाता था, ठीक है।
ठीक है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में भी यह व्यवस्था लागू कर दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्रांतिकारी ने इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड लेख लिखा था। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड लेख किस क्रांतिकारी द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन है भगवती चरण बोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। तो यहाँ पर हमारा भगत सिंह बिल्कुल सही हो जाते हैं। भगत सिंह द्वारा ही लिखा गया था एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। तो यह हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुल जो है 200 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।